हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर मिल रहे हैं साहित्य, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिर कुछ अच्छे राइटर्स को पढ़ने, उनकी बातें करने के लिए। तो आज जो मेरे मन में जो टेक्स्ट है, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है। वॉल्ट विटमैन एक पोएट हुए अमेरिका के 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में। उनकी एक पोयम है जिसका नाम है व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। काफी मशहूर कविता है, उनकी सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगा। इस पोयम का मैं पाठ करूंगा, मैं पढ़ूंगा पूरी पोयम। लाइन बाय लाइन हम समझेंगे सारी इसके क्या मानी है, इसके मीनिंग क्या, मैं आपको समझाऊंगा जितना मैंने समझा। जो मुझे लगता है खूबसूरती है, उसके नुआंसेस समझेंगे हम लोग। और ये समझेंगे कि किस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, खास तौर पर किस अमेरिकन राष्ट्रपति की मौत को श्रद्धांजलि देते हुए वॉल्ट विटमैन ने ये कविता लिखी है। और दूसरी बात कि इसका जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है डेथ। एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। हम समझ नहीं पा रहे। हम यूनिवर्स को समझ लेते हैं, हम दुनिया को समझ रहे हैं, लेकिन जिंदगी को समझ रहे हैं, लेकिन मौत आज भी एक मिस्ट्री है। वो एक शायर ने कहा है ना कि जिंदगी का इलाज हो शायद, मौत का कोई इलाज नहीं। तो आज भी इंसान को मिस्टीरियस लगती है मौत, आज भी बॉक डाउन कर देती है। वी आर स्टिल हक्के बक्के हम रह जाते हैं हाउ इट हैपेंस मोस्ट। जब ज्यादातर तब तक जब हम किसी ऐसे इंसान की मौत देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम बहुत रेवर, बहुत ऑ करते हैं, उसको पसंद करते हैं, जो हमारे आइकन्स होते हैं, या कोई हमारे नियर और डियर वंस या लव्ड वंस होते हैं। तो मौत को पर्सपेक्टिव में रखकर ये कविता विटमैन ने लिखी, और मौत के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसको वो डिस्कस करते हैं, जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपको। और कितनी खूबसूरती से वो समझाते हैं नेचर के पर्सपेक्टिव में, कैसे नेचर भी इंसान के दुख में शरीक होता है, शामिल हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से कविता आज हम डिस्कस करेंगे। हर एक एक चीज मैं समझाऊंगा, हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, एक समरी देखेंगे पोएम की। पर सबसे पहले, जैसा कि कोई भी साहित्य को पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, एक टेक्स्ट है और एक कंटेक्स्ट है। टेक्स्ट पर मैं इत्मीनान से आऊंगा, हम बात करेंगे आज। पर सबसे पहले हम कंटेक्स्ट समझते हैं कि किस परिवेश में, किस पृष्ठभूमि में, क्या बैकग्राउंड है इस कविता को लेकर। क्योंकि अगर कंटेक्स्ट हमें नहीं समझ में आएगा तो हम बहुत इंजॉय नहीं कर पाएंगे इस कविता को। उसका जो मर्म है वो अधूरा रह जाएगा, वो आधी बात रह जाएगी, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूं आप पूरे पर्सपेक्टिव से, इमोशनल जो आपका कनेक्शन है, जो एक रिलेशन आप बना पाओगे, आप डूब नहीं पाओगे अगर आप कंटेक्स्ट नहीं समझे। तो मैं आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाऊंगा, किस ऐतिहासिक घटना को देखते हुए, इस ऐतिहासिक घटना से इन्फ्लुएंस होकर, दुखी होकर ये कविता लिखी गई है। दूसरा, मैं आपको विटमैन के बारे में पहले सबसे पहले बताऊंगा, एक इंट्रोडक्शन। ये है कि हाँ, मैं कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं अक्सर चला जाता हूँ क्योंकि अब वो डाइग्रेशन हो जाता है। इतना फैसिनेटिंग है, दुनिया में पढ़ने की इतनी हजारों चीजें हैं। लेकिन आज मैं हिस्टोरिकल और जो कंटेक्स्ट है उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। उस पर एक कभी हम विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, मैं बिल्कुल चाहूंगा। लेकिन ज्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना मैं कंटेक्स्ट दूंगा कि आपको कविता समझ में आने लगे। पर ज्यादा वक्त हम वीडियो में पोयम पर लगाएंगे। कंटेक्स्ट पर थोड़ा सा मैं लेकिन बताना चाहता हूं, तो उससे हम शुरू करते हैं आज। यहीं से बात आज शुरू करते हैं। तो मैं आज बात इस पोएम के टाइटल से शुरू करता हूँ, क्योंकि इसकी पोएम का जो टाइटल है वो बहुत अनूठा है, और शायद इसलिए कंफ्यूज करता है। हमें पहली दफा समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है, कम से कम मुझे तो नहीं आया। पर जब मैंने समझा तो लगा कि बहुत खूबसूरत टाइटल है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टाइटल है व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। अब इसमें दो शब्द है जो मुझे लगता है कठिन है, वो समझाता हूँ फिर टाइटल समझते हैं। पहला है लाइलेक्स। लाइलेक्स एक तरह के फूल होते हैं जो दिल के शेप के होते हैं, और वो अक्सर मैयत पर या किसी के कब्र पर या कॉफिन पर चढ़ाए जाते हैं। दूसरा वर्ड है डोर यार्ड। अब देखिए, डोर यार्ड सिंपल है वैसे तो, दो शब्दों से बना है, डोर और यार्ड। डोर यानी दरवाजा, और यार्ड मतलब दरवाजे के बाहर का जो मैदान या जो आंगन है, जहां पर आप फूल पौधे उगा सकते हो, किसानी कर सकते हो या बैठ सकते हो। तो जो बरामदा होता है, वेरांडा होता है, उसको डोर यार्ड कहते हैं। अब पढ़ते हैं लाइन को, तो टाइटल को, व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। अब देखिए, ये बेंट यहाँ पर क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि ये पोयम की ही पहली लाइन है। तो इसमें क्या, पोएटिक ब्रेक है, पोएटिक लाइन लाइन ब्रेक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश के स्टैंडर्ड ग्रामर में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन लास्ट टाइम द लाइलेक्स ब्लूम्ड इन माय डोरयार्ड। यानी जब आखिरी बार मेरे आंगन में फूल खिले थे। अब आपको समझ में आएगी बात। अब देखिए, ये टाइटल बहुत फैसिनेटिंग है अगर आप ऐसे इसको पढ़ते हो, जब मीनिंग समझते हैं। क्योंकि इससे ही एक सस्पेंस, एक थीम समझ में आ रही है कि पोयम दुख के बारे में है, डेथ के बारे में है। कुछ ऐसी चीज हुई है पोएट के साथ, कुछ उसने ऐसा महसूस किया है जिससे वो उदास महसूस कर रहा है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर की कविताएं अगर आप पढ़ते हैं, चाहे किसी भी समाज की, किसी भी भाषा की, और एक हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी इंसानों के हैं, कि जो फूल हैं वो प्यार, लव, खुशी,
उम्मीद का सिंबल है। जब भी उम्मीद दिखानी होती है तो फूल खिलते हुए नजर आते हैं, पर जब फूल मुरझा रहे हैं या फूल उग नहीं पा रहे, बंजर जो जमीन है, बंजरपन जो है, वो दुख का सिंबल है, निराशा का, होपलेसनेस का सिंबल है। तो वही आइडिया, वही सिंबलिज्म यहाँ पर विटमैन यूज कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि आखिरी बार जब मेरे आंगन में फूल खिले थे। तो पोएट के रीडर्स के मन में ये आता है कि ऐसा आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आखिर बार ही खिले थे, अब क्यों नहीं खिल रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया है। और ये ज्यादा फैसिनेटिंग विटमैन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि विटमैन आमतौर पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक कवि है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाले हैं और बहुत जॉयफुल और बहुत एक्सॉल्टेड रहते हैं, बहुत उनकी कविताओं के अंदर जोश रहता है। पर जब इतना जोशीला कवि इतनी उदासी की लाइन लिखता है पहले कि जब आखिरी बार फूल खिले थे, तो आपको लगता है कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, और वो ज्यादा आपको फैसिनेट, आपको लगता है कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड, एंड व्हाट जो हुआ है वही इस पूरी पोएम में है। तो खैर, ये टाइटल समझने के बाद आपको एक कंटेक्स्ट मिल गया होगा पोएम का, कि इस कंटेक्स्ट में ये पोएम चलने वाली है। इसकी जो ओवरराइडिंग थीम है, जो डेथ है, वो टाइटल से ही क्लियर नजर आ रही है। पर खैर, अभी मैं पोएम पे बात नहीं कर रहा, हम पोएम के हर हर सारे मानियों पर तफसील से डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं विटमैन पे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, विटमैन 19th सेंचुरी इंग्लिश राइटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, खासतौर पर अमेरिकन लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है। अगर आप उनका जन्म देखेंगे तो वो 1819 में पैदा हुए और उनकी जो मृत्यु है वो 1882 में हुई। तो अब देख पा रहे हैं वो 19th सेंचुरी के पूरे 19th सेंचुरी में लगभग जिए, और अमेरिका की घटनाओं का, सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन सिविल वॉर का उन पर बहुत असर हुआ। 1861 से 65 तक जो अमेरिकन सिविल वॉर चली नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम के लिए भी। हम आएंगे अब्राहम लिंकन पर आएंगे, पर आप देख रहे हैं कि इस जीवन काल में, इस समय में वो जी रहे जिसका असर उन पर हुआ अमेरिका में 19th सेंचुरी में। विटमैन के बारे में दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी और जाननी चाहिए जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं। एक तो सबसे पहले आप देखेंगे, जब भी विटमैन की बात होती है, चाहे अगर आप उनसे अगर मुखातिब हैं, अगर आप उनको आपने कभी पढ़ा है, या अगर आप उनकी कोई रीडर उठाते हैं, जैसे मेरे पास एक रीडर है विटमैन की इस किताब में, तो आप देखेंगे एक वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म बार बार आता है कि ही इज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोएट, इज एन अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है? देखिए, ट्रांसेंडेंटलिज्म एक दर्शन है, एक फिलोसफी है दुनिया को देखने की, जो 19th सेंचुरी में नजर आती है अमेरिका के अंदर। विटमैन उस फिलोसफी को मानते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलोसफी की, पर मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूं वो फिलोसफी क्या है, क्योंकि इसी इंटेंशन से, इसी फिलोसफी से इन्फ्लुएंस होकर, मानकर, वो पूरी तरह से रूटेड है विटमैन की शायरी ट्रांसेंडेंटलिज्म में। तो हम समझते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है, ये वर्ड मुश्किल लगता है सुनने में, कई लोग तो बोल नहीं पाते, यार जीभ लड़खड़ाने लगती है, लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत आसान सी बात है, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। देखिए, ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, आजकल अध्यात्म की बातें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की किताबें अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इस वर्ड से जरूर आप टकराए होंगे, ट्रांसेंडेंस। क्योंकि ट्रांसेंडेंटलिज्म जो वर्ड है वो ट्रांसेंडेंस, जो वर्ड ट्रांसेंड से है कि मैं ट्रांसेंड कर जाएंगे, जो स्पिरिचुअलिटी में, योग में भी बहुत बार कराया जाता है। और इंडियन फिलोसफी में तो आप लगाइए, जो 9 दर्शन है, जो इंडियन स्कूल में 9 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, उसमें एक चार्वाक को छोड़ दो जो कि मटीरियलिस्टिक थिंकर है, बाकी 8 स्कूल्स ऑफ थॉट के वो ट्रांसेंडेंस में मानते हैं। अब क्या है, देखिए, ट्रांसेंडेंस का मतलब बेसिकली ये कि जो दुनिया है, ये जो भौतिक दुनिया, जो मटेरियल दुनिया है, ये हमें रोकती है, इस ये हमें मोह माया जिसको कहते हैं, इसके जो ग्रीड है, जो लालच है, इसके जो अटैचमेंट्स है, जो रिश्ते हैं, वो हमें बांधे रखते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो इसे ट्रांसेंड करना चाहती है, इससे परे चले जाना, उस आइडियल दुनिया को पाना, उस परम तत्व को पाना, उस जो अल्टीमेट ट्रूथ है उस तक पहुंच पाना, उस तक टच कर लेना, कि मैं आध्यात्मिक तौर पर सोल से, क्योंकि देखिए शरीर मटीरियल है पर आत्मा इममटीरियल है, या फिर इसको कहते हैं इटर्नल है, वो परे है इस दुनिया से। तो पॉइंट जो ट्रांसेंडेंटलिज्म का है वो कि इस दुनिया से, इस मटीरियल भौतिक दुनिया से परे जाना, इस दुनिया से ट्रांसेंड करना, इसको लांग जाना। और वो लांगेगा क्या? शरीर नहीं, क्योंकि शरीर दुनिया से बना हुआ है, वो दुनियावी चीज है, वो मॉर्टल है, वो मरता है, लेकिन आत्मा अमर होती है, इमॉर्टल होती है। तो आत्मा इस दुनिया को, इस परिवेश को छोड़कर उस आइडियल दुनिया में, वो जो सुप्रीम सबलाइम दुनिया है, उसको अगर पाले, उसको पा लेती है, उसको छू लेती है, उसको महसूस, उसका मर्म पा लेती है, तो उसको ट्रांसेंडेंस कहते हैं। और ट्रांसेंडेंटलिज्म यही स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जो, क्योंकि वो मानते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट, क्योंकि वो परम, उस आइडियल दुनिया में मानते हैं कि हाँ, एक दुनिया इस दुनिया से परे है, जो परफेक्ट है, जो आइडियल है, जो पैराडाइज है एक तरह से, उसको हम पा सकते हैं इस दुनिया को छोड़कर। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जैसे कि विटमैन है वो इसमें मानते हैं। और अब जब आपको ये पता चल गया कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, तो आप देखेंगे कि ये बहुत नई फिलोसफी नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर तो ये बहुत ज्यादा ही मानी जाती है। बल्कि हिंदू धर्म के आप देखेंगे बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म के अंदर भी है, कि अब चाहे उसको कैवल्य कहें, चाहे वैकुंठ कहें, चाहे निर्वाण कहें, वो जो निर्वाण पाने का है, वो जो ट्रांसेंड करना है, इस दुनिया से परे एक दुनिया है, उस दुनिया को पाने की जो चाह, वो मानते हैं कि उसको पाने के तरीके अलग अलग हैं। देखिए, एक तरीका भक्ति हो सकता है, जो कबीर का रास्ता है,
एक तरीका योग हो सकता है, एक तरीका पूजा पाठ हो सकता है, एक तरीका योग हो सकता है, एक तरीका जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट या रोमांटिक्स जिनको मानते हो कहते हैं नेचर, कि अगर आप प्रकृति के अंदर रहते हैं, अपने जुड़कर रहते हैं नेचर से, आप खामा-खा की ये जो नकाब है ये नहीं ओढ़ते, जो सिविलाइजेशन है, जो कि शहरी दुनिया है, भागम-दौड़ है, ये सब लालच मोह-माया से, मटीरियल दुनिया से दूर रहते हैं, तो आप ट्रांसेंड करने में आपको आसानी होगी और नेचर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब मैं बात करेंगे हम लोग विटमन में, कि कैसे नेचर, प्रकृति से अगर हम जुड़कर रहते हैं, उससे एक जुड़ाव रहेगा, तो हमारी सोल उस असल दुनिया के ज़्यादा करीब या शायद पा भी ले। तो ये जो आइडिया ट्रांसेंडेंटलिज्म है, ये आइडिया प्लेटो से भी आता है। अगर आप प्लेटो को जानते हैं, जो ग्रीक या एथेंस का थिंकर था, एथेंस में लिख रहे थे, जो सोक्रेटिस का स्टूडेंट है, तो प्लेटो का एक आइडिया है द एलेगरी ऑफ द केव्स। एलेगरी ऑफ द केव्स में भी प्लेटो ने यही कहा, प्लेटो की फिलोसफी से भी ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, like romantics and as well as the अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो प्लेटो की फिलोसफी है कि ये जो एलेगरी ऑफ द केव्स का मतलब, ये जो दुनिया में जितनी चीजें हैं, ये सिर्फ एक छाया भर, परछाई भर, शेडो है उस असल दुनिया की, उस आइडियल दुनिया की, परफेक्ट फॉर्म ऑफ दुनिया जो है उसकी सिर्फ परछाई भर है। हम उस दुनिया को इस दुनिया में नहीं पा सकते, तो इस दुनिया से मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू फाइंड दैट आइडियल वर्ल्ड, जो मौत के बाद या किसी और तरीके से आपको मिल सकता है। तो प्लेटो का भी आइडिया यहाँ पर थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स जिसको कहते हैं, जो उसकी एलिगरी ऑफ द केव्स नाम के एक आइडिया से मिलती है कि ये दुनिया सिर्फ शेडो है, आइडियल दुनिया कहीं और है। अब देखिए ट्रांसेंडेंटलिज्म में दो तीन थिंकर्स है। जो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म की परंपरा, उसमें आपने एमरसन का नाम सुना होगा। राल्फ वॉल्डो एमरसन एक थिंकर रहे, बहुत हार्वर्ड के स्टूडेंट थे। राल्फ वॉल्डो एमरसन का एक ऐसे है अमेरिकन स्कॉलर, उसमें मैं बात करूंगा। तो एमरसन वो पहले थिंकर बने जिन्होंने सिस्टमैटिक तौर पर ट्रांसेंडेंटलिज्म को अमेरिका में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उनका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट अगेन थिंकर है, हेनरी डेविड थरो, जिसकी दो एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उनकी किताब है वॉल्डन, और एक ऐसे है सिविल डिसोबीडियंस। इंटरेस्टिंग मजे की बात है कि जो गांधी जी हैं भारत के अंदर, वो भी थरो के फैन थे, थरो को पढ़ा करते थे, और उसी का जो आइडिया था सिविल डिसोबीडियंस, उसने अपने ऐसे में लिखा है जिसका नाम वही है। उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भारत के अंदर अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, उससे ही इंस्पायर्ड थे। तो थरो भी वही थिंकर है जो अमेरिका में ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एमरसन का स्टूडेंट और एमरसन का के बाद है। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास विटमैन है, जो कि एक पोएट ज्यादा है, स्कॉलर कम पोएट ज्यादा है। आप देखेंगे तो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म में जो तीन स्तंभ है, जो तीन पिलर्स हैं अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के, वो एमरसन है, सेकंड नंबर पर हमारे पास थरो है, और तीसरे नंबर पर विटमैन है। इन ये एक परंपरा में लिख रहे हैं, तो विटमैन आउट ऑफ नोवेयर नहीं। आपको समझना जरूरी कि विटमैन जब कोई भी अपनी कविता जो उन्होंने लिखी, खासतौर पर लीव्स ऑफ ग्रास उनकी कविताओं का सबसे इंपॉर्टेंट संकलन, पोएट्री का एंथोलॉजी है जिसमें उनकी कविताएं हैं, उसकी जो फिलॉसफी है, ओवरराइडिंग फिलॉसफी जो आपको मिलेगी विटमैन में, वो ट्रांसेंडेंटलिज्म है। तो वो एक परंपरा में लिखते हुए आ रहे हैं, वो हवा में आउट ऑफ नोवेयर ऐसा नहीं, अगेन कंटेक्स्ट है और उसमें टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताता हूं, आपने रोमांटिसिज्म सुना होगा। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है, मैं मेंशन कर दूं, ये जो रोमांटिसिज्म है, ये वो स्मॉल आर वाला रोमांटिसिज्म नहीं है जो हम कहते हैं यार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसे प्रपोज किया, या हम ऐसी इतनी खूबसूरत डेट पर गए थे, या हम झील के किनारे बैठे थे, यार वो कितना रोमांटिक है, मेरे हस्बैंड कितने रोमांटिक है। ये वो वाला रोमांटिक नहीं है, ये कैपिटल आर वाला रोमांटिक है, जो कि पूरा एक दर्शन, एक फिलॉसफी है दुनिया को देखने की। इनके विचार एजुकेशन पर आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल फिलॉसफी है इसके पीछे औरतों की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, दुनिया का मतलब क्या है, मौत को कैसे समझते हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो ये इतना गहरा दर्शन, एक बहुत इंटेंसिव वे ऑफ लाइफ है, रादर देन उसे समेटना कि बस प्यार मोहब्बत की बातें ही रोमांटिक है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो यूरोप में जो रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट हुआ, यानी आप देखेंगे 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट चला, उसके अंदर आपने वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा, आपने कोलरिज का नाम, कीट्स का नाम, शैली का नाम, जो रोमांटिक पोएट्स हैं। थिंकर्स में आपने मोंटेस्क्यू सुना होगा, रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी किताब इमील है जिसमें वो नेचर की, बच्चों की बातें कर रहा है। तो अब देखेंगे ये एक परंपरा थी रोमांटिसिज्म, जब यूरोप में हम दिखती है, हमें 19th सेंचुरी के अंदर नजर आती है। जब यही परंपरा हमें अमेरिका में जाते हैं, जो यूरोप में रोमांटिसिज्म जिसे कहा गया, जिसमें ये सारे थिंकर्स हैं, कार्लाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो वो जब परंपरा अमेरिका में आती है तो उसे हम ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। तो यूरोप के अंदर हम रोमांटिसिज्म पढ़ते हैं, अमेरिका में आप देखेंगे बहुत हद तक सेम ही उनका रवैया है। जैसे ह्यूमनिज्म में सब लोग मानते हैं कि इंसान इनहेरेंटली बहुत अच्छा है, इनहेरेंटली गुड है, इंसान चाहे तो अपने कर्म से, अपने अपने एफर्ट से, अपने एक्शन से अपना जीवन बेहतर बना सकता है। वो खामा-खा की जो हमने ओढ़ रखी है, ये झूठी दुनिया जो हमने पाल रखी है अपने आसपास, इसको ट्रांसेंड, अगेन देखिए, ट्रांसेंड कर सकता है, उससे बाहर जाकर उस अल्टीमेट ट्रूथ, वो जो एथीरियल खुशी है, वो जो अल्टीमेट इन द सेंस ऑफ जो सच में आपको खुशी देती है, जो आपकी आत्मा को सुकून दे, उसको पाना हमारा पर्पस है। उसके लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान को केंद्र में रखती हुई शायरी लिखते हैं लोग। तो ये आपको यूरोप में रोमांटिसिज्म में नजर आएगी, यही अमेरिका में आपको ट्रांसेंडेंटलिज्म उसको कहा गया। तो
ट्रांसेंडेंटलिज्म इज एक्चुअली रोमांटिसिज्म टेकन फ्रॉम विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूरोप। आप देखेंगे बिल्कुल कुछ सेम चीजें भारत के अंदर रोमांटिसिज्म आता है, हम उसे छायावाद कहते हैं। जैसे आपने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, आपने निराला जी का नाम सुना होगा। जब आप इनकी कविताएं पढ़ेंगे, जैसे आपने नीलकंठ चैप्टर एक जरूर पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताब में, तब देखेंगे अगेन इमोशंस होता है, नेचर के थ्रू आप समझाना चाह रहे हैं इंसानों के जज्बातों को फोकस में रख के कि हुआ जो साहित्य है वही तो भारत में उसको छायावाद कहा गया। किसी दिन उस पर बात करेंगे। आज हम अमेरिका में देख रहे हैं यही रोमांटिक ट्रेड ट्रांसेंडेंटलिज्म में है, जिसके सबसे बड़े पोएट अगर मैं कहूं तो वो हमारे विटमन है। इसके अलावा विटमन पर जो दूसरी बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि विटमन को अक्सर एक ट्रूली अमेरिकन पोएट भी कहा जाता है। वो अमेरिका के मतलब राष्ट्र कवि टाइप के उस पोजीशन पर रहते हैं, यानी अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। मजे की बात बताऊं, जिस समय विटमन लिख रहे थे तब उनको कोई महान नहीं समझता था, बहुत कम लोग समझ रहे थे उनकी शायरी की मतलब ये क्या लिख रहा है। ये कुछ वैन गो जैसी बात है कि ना आर्टिस्ट है जो कलाकार है उसको उसके अपने समय के लोग समझ नहीं पा रहे, पर मरने के बाद उसे फिर ताजो तख्त तमाम दिए जाते हैं। तो विटमन की कहानी इस मामले में थोड़ी सी ट्रेजिक है कि उनके जीते जो उनको इतनी वैल्यू नहीं दी गई। उसका रीजन है क्योंकि वो जो शायरी लिख रहे थे वो फ्री वर्स में लिख रहे थे, जो बहुत एक्सपेरिमेंटल पोएट्री है, बहुत ही नए किस्म का साहित्य लिखा विटमन ने अपने समय के लिए। तो तब के लोग कह रहे थे पता नहीं अरे क्या लिख रहा है, अजीब सा, तो शायरी ही नहीं है, शायरी तो राइम मीटर में होनी चाहिए जो गाई जा सके, ये होनी चाहिए शायरी तो परंपरागत तरीके से जो ट्रेडिशनल चल रही है। विटमन नया काम कर रहे थे, लेकिन आज अमेरिकन पोएट उनको समझा जाता है। और विटमन भी अपने आप को, ऐसा नहीं कि हम ही समझ रहे हैं या क्रिटिक्स ही समझ रहे हैं, अमेरिका की जनता भी उन्हें, और अमेरिका की जनता भी प्लस विटमन खुद भी ये मानते थे कि वो अमेरिकन पोएट है। अब अमेरिकन पोएट किस सेंस में, यानी विटमन की कविताओं में आप देखोगे सेंस ऑफ अमेरिकन आइडेंटिटी, अपने देश को लेकर एक वफादारी, एक पेट्रियोटिज्म, एक महानता का भावना कि मेरा देश महान है, मेरा देश कुछ महान करेगा। आपको ये समझना हो, विटमन की पोएम आप पैसेज टू इंडिया पढ़िए, जो उन्होंने अमेरिकन जो डेवलपमेंट है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट, और किस तरह से अमेरिका दुनिया को जोड़ने में, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने में और मकाम तक दुनिया की सिविलाइजेशन में, मतलब सक्सेस में, प्रोग्रेस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में अमेरिका का योगदान क्या रहेगा। और अमेरिका अपने आप में एक ग्रेट आइडेंटिटी है, एक बहुत खूबसूरत डेमोक्रेटिक ह्यूमन लिबरल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक सर्व सुंदर देश है, जिसमें विटमन पैदा हुए और उन्हें फक्र है अपने देश पर। इस भावना में आप, यही भावना आपको विटमन के अंदर नजर आएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये वाली पोएम पढ़ेंगे, मैं लाइलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, तो अब देखेंगे वो जो पोएम है वो अब्राहम लिंकन के लिए लिखे जा रहे हैं। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के ही 16वें राष्ट्रपति, 16th प्रेसिडेंट थे, और वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं, वो थे ही महान व्यक्ति हैं। तो अगर अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट बनाए तो उसमें आपको लिंकन मिलेंगे। और राष्ट्रपति क्या होता है, अपने देश का एक सिंबल होता है, अपने देश का, हर आज भी आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री देश का सिंबल है। तो विटमन की जो देशभक्ति की, जो पैट्रियोटिज्म की भावना है, वो यहाँ को लिंकन के नजरिए से, लिंकन की मौत पर जो वो दुख जता रहे उसमें नजर आएंगी। तो एक अमेरिकन पोएट है, अपने देश से जुड़े हुए कवि हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ आखिर तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी लेक्चर को यहाँ तक झेल पाए। पर खैर, इस वीडियो का दूसरा पार्ट जिसके अंदर आई विल बी डूइंग द लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ दिस पोएम, मैं पूरी पोएम पढ़ूंगा आपके साथ और हम सारी पोएम एनोटेट करेंगे, सब मतलब समझेंगे। इस वीडियो में हम एक, आई थिंक आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड एनालिसिस ऑफ द बैकग्राउंड ऑन हाउ टू अप्रोच विटमन, व्हाट वाज हिज टाइम, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। So I think with that we are good to go for the poem, and that I'll be taking right away in the second video. और मैं ऑलरेडी वीडियो शूट कर चुका हूँ, ओनली द एडिटिंग पार्ट इज लेफ्ट, सो इट वोंट बी दैट लॉन्ग। इट विल बी सून अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड डू नॉट मिस एन अपडेट फॉर दैट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।